एजुकेटर, ऑथर, फिलैंथ्रोपिस्ट, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, इंडिया के 3rd और 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्डी सुधा मूर्ति। इनके बारे में कुछ कहना तो सच में सूरज को चिराग दिखाने जैसा है। वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट वुमेन होने के बावजूद इतनी सिंपल, हम्बल और काइंड, मुस्कुराहट और बातें ऐसी कि आप बस देखते और सुनते ही रह जाओगे, कुछ और याद ही नहीं रहेगा। What it means to watch your jewelries to a bank. आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ सुधा मूर्ति की लाइफ, उनके कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल कॉजेज और एजुकेशन, सोसाइटी पर इम्पैक्ट, उनकी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल बातें, साथ में और भी बहुत कुछ। कर्नाटक के शिगोन टाउन में 19 अगस्त 1950 को एक कन्नड़ स्पीकिंग फैमिली में सुधा मूर्ति का जन्म हुआ। उनके फादर का नाम था R.H. कुलकर्णी, जो एक डॉक्टर थे, गायनेकोलॉजिस्ट। उनकी माँ का नाम था विमला कुलकर्णी, वो एक स्कूल टीचर थी। उनका बचपन का ज्यादातर समय अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बीता। उनके ग्रैंडफादर भी एक टीचर थे। उन्होंने ही सुधा जी को किताबें पढ़ने की आदत डाली। उन्होंने इंजीनियरिंग की BVB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। इस कॉलेज को अब KLE टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी कहते हैं। उनके कॉलेज एडमिशन के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये तो बताया मैंने कि वो कर्नाटक के एक स्मॉल टाउन से आती है। सुधा जी का कहना है कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय लोग यही सोचते थे कि इंजीनियरिंग सिर्फ मैन्स डोमेन है। अगर कोई लड़की इंजीनियर बनना चाहती है तो उसके दिमाग में कुछ खराबी है। जब उन्होंने अपने घर में बताया कि उन्हें अप्लाइड साइंस में इंजीनियरिंग करनी है तो पूरा घर ही शॉक में चला गया। उनके फादर ने कहा, तुम अच्छा बोलती हो, लोगों से जल्दी कनेक्ट कर पाओगी, तो डॉक्टर बन जाओ, तुम एक बहुत अच्छी लेडी डॉक्टर बनोगी। ग्रैंडफादर ने कहा, कुछ रस नहीं है इंजीनियरिंग में, तुमको हिस्ट्री अच्छी लगती है, PhD कर लो और टीचर बन जाओ। दादी की सोच तो सबसे ही अलग, एक डिफरेंट ही टेंजेंट पर बोली कि अगर इंजीनियर बनोगी तो अपनी कम्युनिटी में कौन तुमसे शादी करेगा। मम्मी टीचर थी, बोली मैथमेटिक्स में MSc कर लो और प्रोफेसर बन जाओ, साल में 3 महीने की छुट्टी भी मिलेगी और फैमिली का भी ध्यान रख पाओगे। पर ये तो ठान चुकी थी, कहा मुझे तो इंजीनियरिंग ही करनी है और अप्लाइड साइंस में ही करूंगी, क्योंकि सोसाइटी में अगर चेंज लाना है तो इसी से होगा। आखिर घर वालों को मानना ही पड़ा और ले लिया एडमिशन कॉलेज में। वो पूरे कॉलेज में अकेली ही लड़की थी। पता है, कॉलेज में गर्ल्स टॉयलेट भी नहीं था। जब कोई लड़की ही नहीं थी तो टॉयलेट कैसे होता, लेकिन वो पूरा दिन करती रही मैनेज। शायद इसीलिए वो इस प्रॉब्लम को इतनी अच्छी तरह समझती है और इन्फोसिस फाउंडेशन के थ्रू 16,000 से भी ज़्यादा टॉयलेट्स बनवाए हैं। इसके अलावा कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रिंसिपल की कुछ अलग ही शर्तें थी। हमेशा साड़ी पहनोगी, कैंटीन नहीं जाओगी, जैसे उनका नेचर है। वो बोली, इतनी खराब कैंटीन थी कि मैं तो झट से अग्री कर गई, लड़कों से बात नहीं करोगी। लेकिन जब उन्होंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज में टॉप किया तो लड़के खुद ही उनसे बात करने लगे। बाद में इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स किया। इनके करियर की शुरुआत हुई टाटा ग्रुप से। इस जॉब के पीछे भी एक बहुत ही मजेदार कहानी है। कॉलेज के लास्ट ईयर में उन्हें पता चला कि टेल्को में इंजीनियर्स के लिए ओपनिंग है, लेकिन लेडीज अप्लाई नहीं कर सकती। बहुत बुरा लगा उन्हें ये जान के। हॉस्टल जाते ही उठाया पोस्ट कार्ड और लिख दिया एक लेटर JRD टाटा को। उस समय अक्सर लोग पोस्ट कार्ड ही यूज करते थे लेटर्स के लिए, मोस्टली बिकॉज सस्ता पड़ता था इनलैंड लेटर से। इनलैंड लेटर एक स्ट्रेट पेपर होता है जिसे लेटर लिखने के बाद प्री-मार्क्ड लाइन से फोल्ड कर सकते थे। लिख दिया, ये तो गलत है। टाटास हैव ऑलवेज बिन अहेड ऑफ टाइम, और अगर आपकी कंपनी ही लड़कियों को चांस नहीं देगी तो सोसाइटी कैसे इंप्रूव होगी। निकाल दिया अपना सारा गुस्सा लेटर में। इस लेटर के पढ़े जाने की उम्मीद बहुत ही कम थी, लेकिन वो लेटर पढ़ा भी गया और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया। इंटेलिजेंट तो थी ही, इंटरव्यू भी अच्छा गया, पर तब उन्हें एक्सप्लेन किया गया कि क्यों कंपनी इस जॉब के लिए लेडीज को रिक्रूट नहीं कर रही थी। ट्रेनिंग थी जमशेदपुर प्लांट में, जहाँ कोई भी लेडी वर्कर नहीं थी। तब तक उस प्लांट में सिर्फ एक ही लेडी आई थी और वो थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जो वहाँ एक बार विजिट पर आई थी। लेकिन फिर वो मान गए और ये जॉब उनको ऑफर कर दी। अब जब वो वापस आई पुणे
सब कुछ अपने पापा को बताया। ये भी कहा कि वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करना चाहती और आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहती है। उनके फादर ने कहा कि अगर तुमने ये जॉब नहीं करना था तो लेटर ही क्यों लिखा, और अब जब तुमने ये विमेन इक्वालिटी का पेंडोरास बॉक्स खोला है तो जॉब एक्सेप्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली सुधा जी ने वो जॉब एक्सेप्ट किया और बन गई टेल्को की फर्स्ट लेडी इंजीनियर। टेल्को में रहते हुए उन्होंने पुणे, मुंबई और जमशेदपुर में काम किया। इन्फोसिस की शुरुआती दिनों में फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कुछ समय उन्होंने वॉलचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एज अ सीनियर सिस्टम एनालिस्ट भी काम किया। इन्फोसिस में भी उन्होंने काफ़ी काम किया, पर नॉट एज एन एम्प्लॉय, सिर्फ हेल्प करने के लिए। इन्फोसिस फाउंडेशन की थॉट का क्रेडिट सुधा मूर्ति अपनी डॉटर अक्षता को देती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो करीब 45 साल की थी तब उनकी बेटी ने उनसे पूछा, आपके जैसा एक इंसान जो कि इतना वेल रेड और वेल ट्रैवल्ड है अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करता है? आप ग्लैमरस होना चाहते हो, आप टेक्नोलॉजी में टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या फिर आप एक अपनी लार्जर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो? क्या करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में? व्हाट्स योर एम इन लाइफ? Doing the right thing at the right time in the right direction. अक्षता ने उनसे एक बार ये भी कहा कि अगर आप सोशल सर्विस नहीं करना चाहते तो ये भी एक्सपेक्ट मत करो कि कोई और करे। इन बातों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे अपनी लाइफ के साथ करना क्या है? मुझे लगा था कि मैं अपनी मेहनत के रिजल्ट को एंजॉय करूंगी। You know, I wanted to see for a long time and it was a dream come true today. It is beautiful. पर एंजॉय करने का मतलब क्या है? पैसा बनाना, अवार्ड जीतना, बच्चे होना या फिर और पढ़ाई करना? फिर उन्होंने अपना एम डिसाइड कर लिया। यूनिवर्सिटी से फुल टाइम पोजीशन से रिज़ाइन देके कंसल्टिंग रोल लिया। इसके बाद 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन बना और वो इसके पहले ट्रस्टी बनी। उनका कहना है कि अपनी लाइफ के पहले 24 साल मैंने पढ़ाई में एक्सेल किया अपने लिए। उसके बाद के 20 साल मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प की ताकि वो उनकी मर्जी के एडवेंचर पर जा सके। उस एडवेंचर का नाम है इन्फोसिस। सुधा मूर्ति की लीडरशिप में इन्फोसिस फाउंडेशन में बहुत से इनिशिएटिव लिए गए। इसके अंडर बहुत से हॉस्पिटल, स्कूल, ऑर्फनेज और रिहैबिलिटाइजेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। 60,000 से भी ज़्यादा लाइब्रेरीज खोली गई है। 14,000 से ज़्यादा टॉयलेट्स बनवाए हैं। ये फाउंडेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर काम करती है। इनमें से कुछ है सड़कें बनाना, ड्रेनेज सिस्टम्स बनाना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना। रूरल डेवलपमेंट और लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स के लिए इस फाउंडेशन ने 40 करोड़ से भी ज़्यादा डोनेट किया है। इनमें हाइजीन, सैनिटेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप भी शामिल है। मेंटली इल पेशेंट्स के लिए भी ये फाउंडेशन बहुत काम करती है। इनकी चित्तप्रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे पेशेंट्स के लिए जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, रेजिडेंशियल रिहैबिलिटाइजेशन सेंटर्स बनाती है। चित्तधम्मा में इन्फोसिस फाउंडेशन ने 7500 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बनाने में हेल्प की है। एजुकेशनिस्ट होने के कारण सुधा मूर्ति एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में हमेशा बात करती है। रामकृष्ण मिशन के अंडर अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर बनाया है। ये सेंटर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है जिसमें 16 नॉन फॉर्मल स्कूल्स, कोचिंग सेंटर्स, एक डेयरी, एक बेकरी यूनिट, एक छोटी फार्मिंग फैसिलिटी, एक डिस्पेंसरी और एक प्रिंटिंग प्रेस है। हज़ारों ग्रांट्स, रिलीफ वर्क्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए डोनेशंस, बोरवेल बनवाना और भी बहुत कुछ। इतनी लंबी लिस्ट है इन्फोसिस फाउंडेशन के कामों की कि एक अलग वीडियो बनाऊंगा इस पर। इसीलिए नहीं कि फाउंडेशन का गुणगान करना है, पर इसलिए कि शायद ये और भी कुछ लोगों को इंस्पायर कर सके। एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर देता हूँ इसमें। इन्फोसिस की CSR और फिलैंथ्रोपिक आर्म ने आरोहन सोशल इनोवेशन अवार्ड्स भी शुरू किए हैं। ये अवार्ड उन एंटरप्रेन्योर्स को दिए जाते हैं जिन्होंने विमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर, डिस्ट्रीब्यूट केयर, रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और सस्टेनेबिलिटी पर अपनी छाप छोड़ी है, इम्पैक्ट किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन के बारे में इतनी बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब इसी फाउंडेशन को ही सुधा जी ने अपनी प्राइमरी प्रायोरिटी बना ली है। वो कहती है, What is important in life? Neither your crown, nor your physical beauty, nor your flowers, or your dress is important. The most important thing
is your courage and conviction in your work. That's the real beauty in you. That's why the most successful person's beauty is in their work and the courage they have. जब उनसे पूछा गया कि वो इतना सब कैसे मैनेज करती है, तो उनका कहना था कि नेचर बहुत इंटेलिजेंट है। चाहे आप अच्छे दिखते हो या नहीं, इंटेलिजेंट हो या नहीं, अमीर हो या नहीं, कुछ भी हो, आपके पास दिन में केवल 24 घंटे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप बहुत अच्छा दिखते हैं, आपके 48 घंटे नहीं मिलेंगे। आपकी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, सॉल्यूशंस सभी को इन्हीं 24 घंटों में ही अकोमोडेट करना होगा। तो मैं इसी तरह अपना टाइम एडजस्ट और अपनी प्रायोरिटीज सेट करती हूँ। उनकी कही हुई बहुत सी बातों में से एक बहुत ही अच्छी बात है जो उन्होंने विमेन के लिए कही। आई एम श्योर आप भी अग्री करोगे इससे। उनका कहना है, विमेन शुड लेट देयर वर्क डू द टॉकिंग एंड बी डिपेंडेंट ऑन वन सेल्फ। वो कहती है कि हमें हमेशा लगता है कि कोई हमारी हेल्प करेगा या कोई हमारी मदद के लिए आएगा, चाहे हमारे फादर, हस्बैंड, भाई या बच्चे। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक है जिसका अर्थ है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? तुम खुद। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? तुम खुद। इसीलिए अगर किसी पर डिपेंडेंट होना है तो खुद पर हो। याद रखो कि करेज तुम्हारे अंदर ही पैदा करना है। इसके लिए टाइम लगेगा और काम भी करना पड़ेगा। फुल्ली अग्री विद दिस। आपको क्या लगता है? वैसे ये एडवाइस सिर्फ विमेन तक ही लिमिटेड नहीं है, आप सब पर लागू होती है। हम सभी को इधर उधर देखने के बजाय अपने आप पर ही डिपेंडेंट होना चाहिए। उनकी कही हुई इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल थॉट्स इतनी है कि इस वीडियो में अगर वो सब बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। चलो एक वीडियो इस पर जल्दी बनाऊंगा। इंडिया के एक और भी बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट हुए हैं जो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने, APJ अब्दुल कलाम। इनकी बुक्स और कोट्स मुझे हमेशा मोटिवेट करती है। इनके बारे में एक वीडियो बनाई है, लिंक दे रहा हूँ, देखना जरूर। May God bless you all. ये वीडियो तब तक कंप्लीट नहीं लगेगी जब तक हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बात ना कर लें। लेकिन इससे पहले कुछ उनकी राइटिंग्स के बारे में बात हो जाए। उन्होंने इंग्लिश और कन्नड़ में 30 से ज्यादा भी किताबें लिखी हैं। इनमें से कई किताबें उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हैं, जैसे रूरल एरिया में बड़े होने के एक्सपीरियंसेस और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के साथ काम करने के एक्सपीरियंसेस। उन्होंने नॉवेल्स, नॉन फिक्शन, ट्रैवल लॉग्स, टेक्निकल बुक्स और मेमोर्स लिखे। इनकी किताबों पर सीरीज और फिल्म भी बन चुकी है। उनकी कुछ पॉपुलर किताबें हैं, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, 3000 स्टिचेस, वाइज एंड अदरवाइज, द ओल्ड मैन एंड हिज गॉड। उनकी लिखी चिल्ड्रन बुक्स भी बहुत पॉपुलर है। बहुत सी किताबें मल्टीपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी की गई है, जैसे कि फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, तमिल, तेलुगु और हिंदी। इसके अलावा उनके कॉलम इंग्लिश और कन्नड़ न्यूज़पेपर में भी छपते हैं। अब तो मेरा भी दिमाग यही सवाल कर रहा है कि आखिर वो इतना सब कुछ कर कैसे लेती है। हमारे जैसे लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे पास ये करने का टाइम नहीं है, वो करने का टाइम नहीं है, और कई बार तो सुस्ती के मारे अलमारी में धुले और तय लगे कपड़े ना रखने के लिए भी टाइम ना होने का बहाना कर लेते हैं। सुधा जी प्योर वेजिटेरियन है, वो तो गार्लिक भी नहीं खाती। इसीलिए जब भी वो इंडिया से बाहर ट्रैवल करती है तो हमेशा रोटी, ड्राई उपमा और ऐसी चीजें जरूर लेकर जाती है। एक छोटा सा प्रेशर कुकर भी रहता है उनके सामान में। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खूब कुकिंग करती है, उनको कुकिंग पसंद तो है, लेकिन यंग एज से ही काम करने के चलते कुकिंग का टाइम कम ही मिला उनको। फिर भी बेसिक कुकिंग सब कर लेती है वो, जैसे पराठा, दाल, सब्जी, रोटी। उनको एकदम सिंपल खाना पसंद है, सिंपल रहना पसंद है। हमेशा साड़ी पहनती है, हमेशा मुस्कुराती रहती है, इतना सुंदर बोलती है कि मन करता है बस सुनते ही जाओ। 50 साल के बाद में जा रहे थे, 49 ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। उनके इंटरव्यू जाने कितनी बार रिपीटेडली देखे हैं मैंने। पूरी दुनिया में शायद ऐसा ही कोई हो जो उनके हस्बैंड को ना जानता हो। वो है इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति। वो इन्फोसिस की पहली इन्वेस्टर भी है। सुधा जी के अपनी ही सेविंग से दिए गए 10,000 रुपए से
नारायणा मूर्ति ने इन्फोसिस की शुरुआत की। 250 रुपए यानी 250 रुपीस बचा लिए थे उन्होंने फॉर एनी इमरजेंसी। जब तक इन्फोसिस इस्टेब्लिश नहीं हो गया, सुधा जी ने घर चलाने का जिम्मा उठाया और उसके लिए जॉब भी की। उन्होंने अपनी पहली मुलाकात का बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाया था कपिल शर्मा शो में। उनका एक कलीग प्रसन्ना उनके साथ बस में ट्रैवल करता था। वो रोज एक किताब लाता था जिसमें अलग अलग लोकेशन में नारायणा मूर्ति का नाम होता था। नारायणा मूर्ति इस्तांबुल, नारायणा मूर्ति पेशावर। वो बोली, मुझे लगता था कि ये कोई इंटरनेशनल बस कंडक्टर है क्या। उनका फ्रेंड उनको नारायणा मूर्ति से मिलाने ले गया। वो बोली, मुझे लगा नारायणा मूर्ति फिल्मी हीरो की तरह हैंडसम डैशिंग होगा, पर जब उसने दरवाज़ा खोला तो मुझे लगा कौन है ये आदमी, छोटा बच्चा। वो कहती है कि उन्होंने कभी भी मूर्ति को घर के कामों के लिए परेशान नहीं किया, ना ही किसी फैमिली कमिटमेंट के लिए। उन्हें पूरी तरह इन्फोसिस पर ही फोकस करने दिया। सुधा जी का इन्फोसिस में कंट्रीब्यूट डिस्क्राइब करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी अक्षता और बेटा रोहन। रोहन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD है। मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के फाउंडर है, सोरोको के फाउंडर और CTO है। उनकी बेटी अक्षता एक बिजनेस वुमेन, फैशन डिजाइनर और वेंचर कैपिटलिस्ट है। अक्षता के हस्बैंड ऋषि सुनाक ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर है। उनके अवार्ड्स की एक लंबी लिस्ट है जिनमें है पद्मश्री, दाना चिंतावनी अत्तिमब्बे अवार्ड और पद्म भूषण। मन तो नहीं कर रहा, लेकिन वीडियो यही रोकनी पड़ेगी। अगर अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो। अगली वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है।